क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा सत्ता की साझेदारी। हम लोग इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि सत्ता की साझेदारी होती क्या है, ठीक, और ये साझेदारी क्यों आवश्यक है। इस चैप्टर में दो देश का उदाहरण दिया गया है, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। दोनों देश के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्ग को साथ लेकर चलने से, समाज के सभी वर्ग को सत्ता में शामिल करने से क्या फायदे हो सकते हैं, और समाज में केवल बहुसंख्यक जो हैं उन्हें अगर हम सत्ता में लेकर चलेंगे और अल्पसंख्यकों को दरकिनार करेंगे तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, सत्ता की साझेदारी का मतलब है कि सत्ता में समाज के सभी वर्ग को शामिल किया जाए। ऐसा ना हो कि जिसकी आबादी ज्यादा है वो सत्ता पे कब्जा कर लें और जिनकी आबादी कम है उन्हें दरकिनार कर दें। तो उससे क्या होगा कि जिनकी आबादी कम है उनका उस देश के प्रति या उस सरकार के प्रति सही भावना नहीं रहेगी। उन्हें हमेशा लगेगा कि ये सरकार हमारी नहीं है, हमारे बारे में नहीं सोचती है, जिसके कारण उनके मन में कई तरह के मनमुटाव होंगे, विवाद होगा और देश की एकता के लिए ये चीजें सही नहीं है। तो हम लोग आज देखें अब इस टॉपिक को विभिन्न क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक ना। देखिए, समय दो देशों का जिक्र है, एक बेल्जियम और श्रीलंका। तो हम लोग अभी बेल्जियम पे अपनी चर्चा को स्टार्ट करें। देखिए, बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसके चारों तरफ चार देश हैं, एक है फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर एक देश है लग्जमबर्ग और चौथा देश है नीदरलैंड। चार देशों से इसकी सीमा सटी हुई है। अच्छा, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक, ये तीनों सवाल आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहला, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? दूसरा, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। और तीसरा, बेल्जियम की सीमा कितने देशों से सटी हुई है? देखिए, 10th क्लास में एक चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद। तो उसमें एक घटना थी 1815 की वियना कॉन्फ्रेंस। 1815 का वियना कॉन्फ्रेंस हम लोग पढ़े हैं उसको। तो उसमें हमने देखा क्या था कि नेपोलियन का जब पतन हो गया तो अब फ्रांस फिर से अपना साम्राज्य विस्तार न कर सके, इसलिए कई सारे राज्यों का निर्माण कर दिया गया उसकी सीमा के आसपास। तो जो आज का बेल्जियम है उसे हम लोग कहते थे दक्षिणी नीदरलैंड। बेल्जियम को क्या बोलते थे? दक्षिणी नीदरलैंड। और जो आज का नीदरलैंड है उससे हम लोग बोलते थे उत्तरी नीदरलैंड। इन दोनों को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे कुछ साल बाद 1830 में 1830 नीदरलैंड में विद्रोह हो गया। 1830 में आप देखे होंगे कि फ्रांस में भी विद्रोह हुआ था, तो नीदरलैंड में भी विद्रोह हुआ उस समय। और बेल्जियम के जो लोग थे उन्होंने मांग किया कि हमें नीदरलैंड से अलग कर दिया जाए। तो 1830 के क्रांति के द्वारा बेल्जियम एक स्वतंत्र देश के रूप में गठित हुआ। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि बेल्जियम जो है, जिसे पहले हम लोग दक्षिणी नीदरलैंड, देखिए यहां सवाल है कि किस क्रांति के बाद बेल्जियम, जिसे दक्षिणी नीदरलैंड कहा जाता था, नीदरलैंड से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना? तो 1830 की क्रांति के बाद। और वहां पहला शासक बना था लियोपोल्ड प्रथम। लियोपोल्ड प्रथम, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, या बेल्जियम की जो जनसंख्या थी वो किस तरह से उसका वितरण था। इन सबों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो मैप है ये बेल्जियम का है, ठीक ना, जिस समय की हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें तीन भागों में बेल्जियम को बांटा गया है, 1, 2 और एक ये 3। ठीक, एक इसका क्षेत्र था जिसे हम लोग बोलते थे फ्लेमिश, और एक जो क्षेत्र था उसको बोलते थे बेलोनिया। तो ये जो नीचे वाला है ये है बेलोनिया और ऊपर वाला है फ्लेमिश। और एक इसका कैपिटल जो था ब्रुसेल्स, वो क्षेत्र था ये वाला, छोटा वाला ये। तो तीन क्षेत्रों में बेल्जियम बटा हुआ है। अब देखिए,
जो फ्लेमिश का एरिया है, ठीक ना, ये वाला जो एरिया है ये नीदरलैंड से सटा हुआ है। आप मैप में देखिएगा इसके ऊपर में नीदरलैंड है। तो यहाँ पे पूरे बेल्जियम की आबादी का 59% लोग निवास करते हैं। 59% लोग जो है वो कहाँ है, इस वाले क्षेत्र में, फ्लेमिश वाले क्षेत्र में, ठीक। और ये लोग जो है डच भाषा बोलने वाले हैं। इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा है डच, डच भाषा। अच्छा, यही डच भाषा नीदरलैंड में भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये देख लिए टोटल आबादी का 59% आबादी रह रही है फ्लेमिश में, और ये किस भाषा को बोलते हैं, डच भाषा को। अच्छा, अब ये देखिए जो वहां की 40% आबादी है वो रह रही है बेलोनिया वाले क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में 40% आबादी रह रही है बेलोनिया वाले क्षेत्र में। और इधर में आप जब मैप देखिएगा तो इधर में फ्रांस है, और ये लोग बोल रहे हैं भाषा कौन सी, फ्रेंच। यानी बेल्जियम में जो दो बड़े क्षेत्र हैं फ्लेमिश और बेलोनिया, वहां हमने क्या देखा कि फ्लेमिश की जो आबादी है वो टोटल आबादी का करीब 59% है, और भाषा में वो लोग डच भाषा बोल रहे हैं। और जो बेलोनिया वाला क्षेत्र है यहाँ टोटल आबादी का 40% निवास करती है, और ये लोग किस भाषा के हैं, फ्रेंच भाषा के लोग हैं। यानी देश के स्तर पे हम देखेंगे तो डच भाषी जो लोग हैं उनकी आबादी ज्यादा हो गई। 1% जो है यहाँ पे जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भी हैं, ठीक ना। ये वाला देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की है। तो ध्यान में रखिएगा, चूंकि इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि फ्लेमिश में जो आबादी रह रही है वो कौन सी भाषा बोल रही है, 59% किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं, 40% किस भाषा को बोलने वाले लोग हैं। ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा लोग आप। चलिए आगे देखें। देखिए पीछे सवाल भी था कि फ्लेमिश में कितने प्रतिशत आबादी रहती है और किस भाषा को बोलती है। तो फ्लेमिश में थे डच, फ्लेमिश में कौन से हैं, डच भाषा वाले लोग हैं। अच्छा, अब देखिए दूसरा वाला जो क्षेत्र है बेलोनिया, ठीक। इसमें भी एक सवाल पूछा कि बेलोनिया में कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है वो निवास करता है, और वहां के लोग किस भाषा को बोलते हैं। तो इसका आंसर हम लोग क्या मारेंगे, 40% और फ्रेंच भाषी, और 1% कौन है, जर्मन भाषी लोग हैं। ये ध्यान रखिएगा, डच, फ्रेंच और जर्मन। अब देखिए, अब उसकी राजधानी को हम देखें, जो उसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, उसमें क्या है कि यहां पर 80% आबादी जो है वो है फ्रेंच भाषी, और 20% आबादी जो है वो है डच बोलने वाले। ये कहां की है, ये ब्रुसेल्स की स्थिति है। देखिए पूरे देश की जो स्थिति हमने देखा तो उसमें हमने देखा क्या कि 60% जो आबादी है वो थी डच बोलने वालों की, और करीब करीब 40% आबादी थी फ्रेंच बोलने वालों की। यानी देश में अगर आकलन किया जाए तो डच वालों की आबादी ज्यादा है। लेकिन अगर हम ब्रुसेल्स राजधानी के बारे में विचार करें तो यहाँ पे जो 80% आबादी है ये तो फ्रेंच बोलने वालों की है, और 20% आबादी है डच बोलने वालों की। यानी देश में डचों की आबादी ज्यादा और राजधानी में फ्रेंच बोलने वालों की आबादी ज्यादा। ये समझ में आपको आ गया। अब हम लोग आगे देखें। देखिए ये जो फ्रेंच हैं इनकी आबादी भले ही कम है लेकिन ये पैसे में काफी समृद्ध हैं और काफी ताकतवर हैं। इसलिए वहां के जो डच वाले निवासी थे, यानी उनकी आबादी तो ज्यादा थी देश स्तर पे, तो उनके बीच में काफी मनमुटाव एक समय स्टार्ट हो गया, ठीक ना। सवाल भी देखिए ये पूछा हुआ है कि 1950 से 60 के दशक में बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषी लोगों में विवाद का मुख्य कारण क्या था। तो कारण यही था कि जिनकी आबादी कम थी वो लोग काफी ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। यानी फ्रेंच जो है उनकी आबादी कम थी लेकिन वो पैसे में काफी संपन्न थे, तो डच उनसे जलते थे, तो ये एक विवाद का कारण बन रहा था। लेकिन देखिए वहां की जो गवर्नमेंट बनी तो वहां के लोगों ने काफी समझदारी से काम लिया और सोचा कि एक ऐसा सरकार बनाया जाए, एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जाए जिसमें सबको कुछ ना कुछ दिया जाए, ताकि किसी को ये ना लगे कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है। तो देखिए इसके लिए उन्होंने क्या किया, अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। देखिए अगला सवाल यही बनता है कि अपने देश में किसी को बेगानेपन का एहसास न हो और सब मिलजुल कर रह सके, इस उद्देश्य को लेकर बेल्जियम के संविधान में 1970 से 1993 के बीच में कितने संशोधन किए गए।
देखिए वहां पे एक अच्छी व्यवस्था लाने के लिए संविधान में 4 संशोधन किया गया 1970 से 1993 के बीच में। तो सवाल है कि भाई आखिर में वो 4 संशोधन में क्या क्या बातें कही गई। देखिए पहली बात क्या है कि बेल्जियम में 3 प्रकार की सरकारें बना दी गई। बेल्जियम में 3 प्रकार की सरकारें बन गई, 1, 2 और 3। ये जो पहला सरकार है ये है देश का, जो पूरे बेल्जियम को दिख रहा है। ये जो दूसरा सरकार है ये ब्रुसेल्स की सरकार है, यानी केवल राजधानी क्षेत्र को दिख रहा है, ये दिख रहा है ब्रुसेल्स। और तीसरी एक सरकार बना दी गई सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार यानी एक तरह से 3 सरकार का गठन किया गया, सामुदायिक सरकार। ठीक, बाकी राज्य तो थे ही ना, फ्लेमिश अब बोलेनिया वहां तो अपना था ही सरकार, लेकिन राष्ट्र स्तर पे अगर हम लोग इसे देखें तो एक हो गया देश की, एक राजधानी क्षेत्र की सरकार ब्रुसेल्स और एक सामुदायिक सरकार, 3 सरकार बन गई। अब देखिए इन तीनों सरकार में क्या क्या फैसिलिटी दी गई है लोगों को। देखिए बेल्जियम के संविधान में जो ये बदलाव किया गया, उस बदलाव से क्या क्या व्यवस्थाएं की गई इसको हम लोग देखें। देखिए केंद्र सरकार, 3 सरकार बताएं आपको, तो पहला जो देश की सरकार है उसी को हम लोग केंद्र सरकार भी कहते हैं। तो उस सरकार में कहा गया कि जो डच और फ्रेंच भाषी मंत्री हैं उनकी संख्या समान कर दी जाए। अब आप इस बात को ध्यान रखिए, पुरानी वाली बात को, केंद्र में किसकी आबादी ज्यादा थी? पूरे अगर देश स्तर पे हम लोग देखेंगे तो वहां आबादी किसकी थी? डचों की, 60% के करीब वो थे। और फ्रेंच की आबादी थी 40%, डच थे 60 और फ्रेंच थे 40। लेकिन जब केंद्र की सरकार बन रही है तो दोनों भाषी जो मंत्री हैं उनकी संख्या को समान कर दी गई कि चलिए भाई कोई बात नहीं, किसी की आबादी ज्यादा और किसी की कम है, उसे कोई टेंशन नहीं है, सरकार में जो मंत्री बनेंगे दोनों लोग बराबर बराबर बन जाएंगे। चलिए एक बात हो गई। तो देखिए दूसरी बनी ब्रुसेल्स की सरकार। बताया ना कि 3 तरह की सरकार थी, तो दूसरी आ गई ब्रुसेल्स की सरकार की बारी। ये ब्रुसेल्स है, ठीक ना। अच्छा, वहां पे देखिए, वहां हम लोगों ने क्या देखा था कि ब्रुसेल्स में जो 80% की आबादी थी वो तो थी फ्रेंच की, और 20% थे डच, यानी वहां फ्रेंचों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन वहां पर भी ये नियम लागू कर दिया गया कि जो फ्रेंच और डच भाषी मंत्री बनेंगे उनकी संख्या समान रहेगी, ठीक ना। देखिए केंद्र में डच ज्यादा, ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज्यादा, लेकिन दोनों तरफ कितना अच्छा मैनेज किया गया कि भाई मंत्रियों की संख्या दोनों तरफ बराबर कर दी गई ताकि किसी को कोई भेदभाव न हो सके। अब देखिए तीसरा क्या है। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी देश में, आज आप अपने देश को भी देखो, भारत में भी आप देखिए, भाषा कितना बड़ा मुद्दा है। नहीं, अभी साउथ इंडिया में कितना विवाद हो रहा है, हिंदी नहीं चलेगा, तमिल चलेगा, तेलुगु चलेगा, इस तरह से कई तरह की विवाद होती रहती है भाषा को लेकर। आप अपनी संस्कृति को लेकर, संस्कृति का मतलब क्या है? आपका रहन सहन, खान पान, पहनावा, ये सब संस्कृति के अंग है। तो इन सब को लेके शैक्षणिक स्तर पे भी है भाई, उनकी भाषा लिपि अलग चल रही है, हम लोगों की अपनी अलग है। तो इस तरह विवाद क्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये होता है, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और भाषा संबंधी विवाद। तो देखिए वहां पे क्या किया गया कि वहां पर एक अलग सरकार बना दी गई और उसका नाम दे दिया गया सामुदायिक सरकार। अच्छा, उस सरकार में इन तीनों विभाग को उसको दे दिया गया कि लीजिए भाई इस विभाग को आप देखिएगा। तो सामुदायिक सरकार में प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो उसका एक सिस्टम बना दिया गया कि पूरे देश में जितने डच लोग हैं, ठीक ना, चाहे वो फ्लेमिश के रहने वाले हों या फिर ब्रुसेल्स में, वो सारे लोग मिलकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। यानी डच वाला डच प्रतिनिधि चुनेगा, फ्रेंच भाषा वाला अपना फ्रेंच प्रतिनिधि चुनेगा, और जर्मन वाला अपना जर्मन चुन लेगा। यानी कि जो 3 मुख्य वहां पे भाषा थी, खास करके 2 तो मुख्य थी, डच और फ्रेंच, इनको कह दिया गया कि आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव खुद करना। तो भाई जब सरकार में आपका प्रतिनिधि खुद आप चुनकर भेजे हो तो उसी को दे दिया गया भाषा, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विभाग कि लो जो भी फैसला लेना होगा आप लोग खुद लेना और बहुमत से लेना, कोई विवाद ना हो। तो देखिए जो सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा था वहां भी कितने अच्छे तरीके से सामुदायिक सरकार में उनको देकर उस पूरे विवाद को निपटा दिया गया। इस प्रकार हमने क्या देखा कि बेल्जियम जो है इसने अपने
समाज के सभी वर्गों को, चाहे जिसकी आबादी ज़्यादा थी या कम थी, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया और अपने देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे देश का सभी नागरिक मिलकर देश के लिए काम करे। और जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तब जाकर ही किसी भी देश का विकास संभव होगा, भाईचारा बनी रहेगी। तो ये था बेल्जियम का हिसाब किताब। अब हम लोग आ जाए दूसरा देश श्रीलंका पर। देखिए श्रीलंका जो है वो एशिया महाद्वीप में है, और आप जब इंडिया का मैप देखिएगा तो आप साउथ में देखिएगा तो ये श्रीलंका आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका में आखिर में क्या व्यवस्था बनी, क्या दिक्कत आई यहाँ पर, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए श्रीलंका जो है, यहाँ पर जो यहाँ के आबादी है उसका वितरण इस तरह से है कि वहां पर एक समुदाय है सिंहली। ठीक, तो सिंहली समुदाय जो है इसकी आबादी श्रीलंका में सबसे अधिक है, करीब करीब 74%। ठीक, और ये जो सिंहली समुदाय के लोग हैं इनका जो धर्म है वो है बौद्ध धर्म। ये किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को ना। ये सवाल पूछा हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कि श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह कौन सा है? तो वह है सिंहली। किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म। तो ये हो गया। अच्छा देखिए, उसके बाद वहां पर जनसंख्या के हिसाब से जो बड़ा वर्ग है वो है तमिल का। तो एक हो गया सिंहली और दूसरा सबसे बड़ा वर्ग कौन हो गया? तमिल। तमिल वर्ग। तमिल में भी दो तरह के लोग हैं, एक जो श्रीलंकाई तमिल हैं और दूसरा जो भारत से जाकर वहां पर बसे हुए हैं। इनकी भी आबादी वहां काफी अच्छी है। अब देखिए, मान के चलिए कि इनकी भी आबादी है लगभग 18%। फिर वहां पे कुछ ईसाई हैं, धर्म मानने वाले, उनकी भी आबादी है। तो इस तरह से ये बटा हुआ है। और जो ये तमिल हैं इनमें हिंदू हैं और मुसलमान भी हैं। ठीक ना, यानी धर्म के आधार पर अगर हम देखें पूरे श्रीलंका को तो वहां पे 4 धर्म है। पहला तो बौद्ध हो गया, फिर हिंदू धर्म भी है, ईसाई धर्म भी है और मुसलमान भी वहां हैं। उसी तरह से अगर जातीय समूह में देखें तो सिंहली, तमिल, ये 2 बड़े वर्ग हैं वहां पे। तो लेकिन अब देखिए वहां पर हुआ क्या। ठीक ना, बेल्जियम में तो हमने देखा कि सारे वर्ग को कैसे समाहित किया गया आपस में, कितना बेहतरीन व्यवस्था बना दी गई ताकि कोई विवाद ना हो। लेकिन श्रीलंका में थोड़ा दिक्कत आ गई। वहां पर व्यवस्था जो बनी उसमें क्या कर दिया गया, श्रीलंका में जिसकी आबादी सबसे ज्यादा थी वो सिंहली समुदाय था। तो अब ये सिंहली समुदाय को ये लगा कि जब हमारी आबादी ज्यादा है तो फिर जिनकी आबादी कम है उनसे क्या बातचीत करना है सरकार बनाने में। देखिए कहां समस्या आ गई। सिंहली थे करीब 74%, तमिल है 18%। अब सिंहली को यह लग रहा है कि यार जब हमारी आबादी 74% है ही तो फिर ये 18% वालों को क्या शामिल करना है अपने में। अच्छा, दोनों का धर्म भी अलग है। सिंहली वाले अधिकतर बौद्ध धर्म मानने वाले हैं, जबकि तमिल जो है हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो वहां पे डोमिनेंट कौन किया? सिंहली समुदाय ने किया। और उन्होंने एक ऐसी विचारधारा होती है लोगों के अंदर कि भाई जब हमारी आबादी ज्यादा है तो फिर हम अल्पसंख्यकों के बारे में क्या विचार करें, उन्हें अच्छा लगे या बुरे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस तरह की विचारधारा को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुसंख्यकवाद। तो वहां पे इसी विचार को लोगों ने अपना लिया। जिनकी आबादी ज्यादा थी वो सोचने लगे कि छोटे वालों को क्या कुछ देना है। तो उन्होंने क्या किया कि अपना एक संविधान संशोधन किया। उन्नीस सौ छप्पन। देखिए श्रीलंका जो है पहले जैसे कि हम लोग कैसे गुलाम थे अंग्रेजों के, तो श्रीलंका भी गुलाम था अंग्रेजों का। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में। किसके गुलाम था वो? तो ब्रिटेन का वो भी गुलाम था। तो देखिए अब हम लोग उस मुद्दे पे आए। तो 56 में उन्होंने अपने कानून में संशोधन करके क्या किया कि उन्होंने अपनी राजभाषा बना दी सिंहली को। किसको बना दिया? सिंहली भाषा को। तो भाई जब 2 बड़े वर्ग वहां भी हैं, ठीक है आबादी कम है, लेकिन आपने जब राजभाषा बनाया तो आपने बना दिया सिंहली को।
अच्छा, तमिल वाले को लगा कि यार ये तो हमारी उपेक्षा हो रही है, हमारी संख्या कम है तो हमारे वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। चलिए एक मुद्दा यहाँ उठ गया। चलिए दूसरा क्या हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म को राज धर्म का दर्जा दे दिया, उसे अपना संरक्षण दे दिया। देखिए यहां भी विवाद खड़ा हो गया। यहां विवाद क्या हुआ, 74% आबादी बौद्ध धर्म को मानती थी, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि 74 के बाद भी अगर हम लोग देखें तो करीब करीब 26% आबादी बच जा रही है, वो दूसरे धर्म को मान रही है। लेकिन सरकार ने क्या किया कि जो 74% वाली आबादी का धर्म है, यानी कि बौद्ध धर्म को उन्होंने अपने राज्य का संरक्षण दे दिया। तो बाकी धर्म को लगा कि यार ये तो हमारे साथ जो है सही व्यवहार नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, अब तीसरा मुद्दा देख लें हम भाई, और क्या होगी। देखिए वहां एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि जो वहां की नौकरियां थी, खासकर विश्वविद्यालय या जो सरकारी नौकरियां थी, उसमें भी सरकार ने नियम बना दिया कि जो सिंगली भाषी लोग हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अब देखिए हर तरह भेदभाव हो रहा है। क्या भाई, आप एक धर्म एक जातीय समूह को आप संरक्षण दे रहे हो तो बाकी लोगों को क्या लगेगा, अच्छा लगेगा? नहीं, उन्हें ये लगा कि यार ये हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। अब देख लो आप, दो देश हम लोगों ने पढ़ा, एक बेल्जियम पढ़ा और दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम में सारे लोग एक साथ मिलकर काम करने लगे, और श्रीलंका में अब मुद्दा क्या उठने लगा कि सिंघली बनाम तमिल है। चूंकि एक को लगा कि हमारी उपेक्षा हुई, तब वो अपने को अलग मानने लगा। भाई जब कोई समाज का एक अंग आपसे अलग मानने लगेगा तो जेन्युइन सी बात है कि आपस में लड़ाई झगड़ा होगा। और उस अलगाव के कारण श्रीलंका काफी लंबे समय तक गृह युद्ध के चपेट में रहा। गृह युद्ध एक ऐसी व्यवस्था हो जाती है जहां एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से खूब लड़ाई करने लगेगा, और ये लड़ाई ऐसा महसूस आपको होगा कि लगेगा कि किसी बाहरी आक्रमण हो गई है। तो इस तरह की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, गृह युद्ध। तो श्रीलंका में काफी लंबे समय तक यह गृह युद्ध चला तमिल और सिंहलियों के बीच में। देखिए इस गृह युद्ध के कारण श्रीलंका को काफी नुकसान हुआ, वहां पे हजारों लोगों की हत्याएं हो गई, आजीविका का नुकसान हुआ, ठीक ना, आर्थिक प्रगति आपकी रुक सी गई। अब देखिए जो वहां पे तमिलों का ग्रुप था जिन्होंने विद्रोह किया, उस ग्रुप का नाम था लिट्टे। क्या नाम था? लिट्टे, ठीक ना। लिट्टे का फुल फॉर्म भी आपसे पूछेगा सवाल, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इन्होंने कहा कि हमें एक सेपरेट तमिल देश बनाना है, और इसके लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया। इनका जो प्रमुख लीडर था उसका नाम था प्रभाकरन। अच्छा, इसी विवाद में हम लोग के देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या भी हो गई थी। एक लंबा ये भी एक मुद्दा है, उस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यानी कि दो देश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, एक बेल्जियम और दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम ने सबको एक साथ लेकर चला, ठीक है ना, यानी उसने सत्ता की साझेदारी को काफी खूबसूरत बनाया, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा, तो उसका देश काफी आगे निकल गया। और श्रीलंका में क्या हमने देखा कि जो कमजोर वर्ग थे, यानी कि जिनकी आबादी कम थी, उनका इन्होंने अनादर किया, उनको अपने मुख्य धारा में अपने साथ नहीं रखा, तो जिसके कारण वहां के लोग काफी विद्रोह पे उतारू हो गए और देश काफी संकट की स्थितियों से देश को गुजरना पड़ा। तो ये है सत्ता की साझेदारी के फायदे और नुकसान, ठीक ना। अब देखिए सत्ता की साझेदारी के कई रूप हो सकते हैं, ठीक ना, जिसमें एक है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज करने का मतलब कि हॉरिजॉन्टल, देखिए ऐसे बांटना है, ऐसे, ठीक ना, 1 2 3, यानी हम 3 भागों में बांटे या तीनों को बराबर पे ही रखे हुए हैं, ठीक ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं हमारे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में जब सरकार का विभाजन हम करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। ये अभी सीबीएसई में एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें विभिन्न अंगों को बराबर का अधिकार है, ठीक ना, कोई किसी के अधिकार में अतिक्रमण नहीं करेगा, ठीक। कार्यपालिका का काम जो है वो कार्यपालिका करेगी, व्यवस्थापिका अपना काम करेगा और न्यायपालिका अपना काम। व्यवस्थापिका क्या करती है, देश के लिए कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करता है, और न्यायपालिका ये देख रेख करती है कि भाई कहीं कोई चीज संविधान के विरुद्ध ना हो, ठीक ना, यानी संविधान की रक्षा का काम कौन करता है, न्यायपालिका।
यानी इस तरह से हम सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में सत्ता को बांट देते हैं ताकि चेक एंड बैलेंस की नीति रहे, कोई एक दूसरे का अतिक्रमण न करे और देश सही दिशा में अपना काम करता रहे। तो यह है सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक, चलिए अब दूसरा तरीका है सत्ता बांटने का कि सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। एक तो क्षैतिज और एक है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। इसमें क्या होता है कि अब जैसे कि हम अपने देश के बारे में थोड़ा सा समझ लें, भारत के बारे में, कि देखिए देश है, देश के अंदर में कई सारे राज्य हैं। ठीक है, तो देश की जो सरकार हो गई वो तो होगी केंद्र सरकार, फिर जो उसके अंदर में राज्य की सरकारें हैं यानी देश की सरकार, राज्य की सरकार, तीसरे स्तर की भी सरकारें हो सकती हैं जैसे स्थानीय स्वशासन। ठीक ना, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि केंद्र का सरकार जो है उसका अपना एक पावर दे दिया गया, राज्य सरकारों को अलग पावर दिया गया और स्थानीय स्वशासन को अलग पावर दिया गया, यानी पावर को बांट दिया गया, यानी सत्ता को बांटा गया कि भाई आप अपना काम करो, बीच वाला अपना काम करेगा और नीचे वाला अपना काम करेगा। तो ये भी एक सत्ता का विभाजन हो गया, यानी सत्ता की साझेदारी एक तरह से हो गई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता का विभाजन। तो दो तरीका हमने देख लिया, एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर। अच्छा, तो देखिए सत्ता के किस वितरण को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, तो वो हम बोलते हैं क्षैतिज वाले को। ठीक ना, चूंकि न्यायपालिका क्या करती है, सबको देखरेख करती है, सब एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं, कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करता है। देखिए अब तीसरा क्या है, दो तो हमने देख लिया क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। तीसरा क्या है कि समाज के विभिन्न समूहों को, जैसे भाषाई आधार पे या समाज धार्मिक आधार पे जो समूह है उनके बीच भी सत्ता को विभाजित कर दिया जाता है। जैसे हमने देखा बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। ठीक ना, उसी तरह से एक और बांटने का तरीका ये है, सत्ता के साझेदार करने का एक तरीका ये भी है कि विभिन्न दबाव समूह, जैसे मान लीजिए किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, व्यापारी संगठन है, ठीक ना, या विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में भी सत्ता का विभाजन किया जा सकता है। ठीक, तो ये थे सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप। अच्छा, फिर अगला सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि भाई सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। ठीक ना, तो वो भी आप तो समझाएं ही आपको कि सत्ता की साझेदारी से समाज के विभिन्न वर्गों के सत्ता में शामिल होने से समाज क्या होता है, और मजबूत होगा, देश और मजबूत होगा। और अगर हम किसी को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, उनके अंदर द्वेष आएगी और देश जो है विभिन्न संकटों में घिर जाएगा, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। जब सबको हम साथ में लेकर चलते हैं तो जो भी सरकार बनती है उसमें सब लोग विश्वास करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हम सबको लेकर नहीं चलेंगे तो जो बड़ी आबादी जो सरकार में शामिल है वो तो सरकार के साथ रहेगी, लेकिन जो अलग से वर्ग है वो उसका साथ नहीं देगी। इससे सरकार के अस्थायित्व पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, और जब सरकार अस्थायित्व नहीं रहेगी सरकार की तो देश प्रगति कैसे कर पाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए सत्ता की साझेदारी का अगर कोई नैतिक कारण भी अगर हमसे पूछ रहा है तो भी आप इस बात को समझिए कि भाई जब देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब सबको वोट देने का अधिकार दिया गया, तो जब वोट देने का अधिकार सबको दिया जाए और जब सरकार बनाने की बातें हों तो केवल जिनकी आबादी ज़्यादा है वही अगर शामिल होंगे और जिनकी आबादी कम होगी उनको हम अलग कर देंगे, तो ये नैतिक रूप से कितना गलत है। ठीक ना, इसलिए सरकार बनाने में समाज के सभी वर्गों को, चाहे उनकी आबादी कम हो या ज़्यादा हो, सबको लेकर चलने से ही कोई भी लोकतंत्र सफल हो सकता है, कोई भी सरकार सफल हो सकती है। तो ये चैप्टर था हमारा सत्ता की साझेदारी। ठीक, अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे किसी और टॉपिक पे। चलिए, थैंक यू।